अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं ज़ैनब आपकी होस्ट शो ज़ैनब फिराजास लाइव शो में एक और न्यू एक्साइटिंग एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, एक और न्यू गेस्ट के साथ हाजिर हूँ। और आज जो हमारी गेस्ट है उनका इंट्रोडक्शन आपको दिला देती हूँ। इसके अलावा जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उनसे वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट। सो गेस्ट जो हमारी गेस्ट इनका नाम है महविश कुतुब। ये एक होलिस्टिक हेल्थ कंसल्टेंट है। इसके अलावा ये योगा ट्रेनर है और माइंड मेडिटेशन से इनका ताल्लुक है। ये लोगों को डिफरेंट कंसल्टेशन देती हैं डिफरेंट थेरेपीज के जरिए कि किसी मेडिसिन से पहले कोई थेरेपी देके उनको मेंटली जो है फिट किया जाए, उनको हील किया जाए। ये वेलकम करते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम महविश। वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब। हाउ आर यू महविश? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं ज़ैनब? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू महविश कि आपने टाइम निकाला और मेरे शो में आई। वेलकम, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे से अपने शो पे बुलाया ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक पर बात कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस दे सकें अबाउट दिस टॉपिक, अबाउट मेंटल हेल्थ, अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड अबाउट होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच। जी बिल्कुल। अच्छा, पहले तो मैं आपसे पहले ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं था होलिस्टिक हेल्थ, व्हाट इज होलिस्टिक हेल्थ, पहले आप इसको एक्सप्लेन करें फिर मैं टॉपिक पे आती हूँ। जी जी बिल्कुल। जी ज़ैनब, होलिस्टिक हेल्थ जो है नॉर्मली लोग जो है वो हमारे पास ज़्यादातर फिजिकल हेल्थ जो है वो इसी को समझते हैं कि हमारी जिस्मानी सेहत जो है वही हमारी सेहत होती है। लेकिन एक बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट जो कि होलिस्टिक हेल्थ का है कि आपकी बॉडी जो है वो आपकी हेल्थ जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ से रिलेट नहीं कर रही होती, बल्कि आपकी बहुत सी मेंटल हेल्थ के बहुत से असरात जो है वो आपकी फिजिकल बॉडी पे आ रहे होते हैं। लेकिन हमारे पास इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, लोग इस पे काम नहीं करते, लोगों को इतना मालूम नहीं है। जब फिजिकल बॉडी के ऊपर ये तमाम मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, जिसके बहुत सी वजूहात जो हैं वो हमारी मेंटल हेल्थ की वजह से हमारी फिजिकल बॉडी को वो चीज़ें नुकसान दे रही होती हैं, जिसमें साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें आपका स्ट्रेस है, ये तमाम वो बीमारियां हैं जो जिसका असर हमारी फिजिकल बॉडी पे आ रहा होता है मुख्तलिफ बीमारियों की शक्ल में। फॉर एग्जाम्पल अल्सर है, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है। इन तमाम बीमारियों के कॉज पे अगर हम जाएं तो ये बात मालूम होती है कि आपकी ये जो बीमारियां हैं इनकी जो कॉज है वो आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेट कर रही होती है। बट चूंकि हमारे पास लोग इस चीज़ों को समझते नहीं हैं, वो फिजिकल बॉडी पे आने के बाद ही समझते हैं कि ये हमारी फिजिकल बीमारियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो होलिस्टिक हेल्थ का मतलब यही है कि आपकी मेंटल लेयर यानी मेंटल हेल्थ पर भी काम किया जाए, आपकी फिजिकल हेल्थ पे भी काम किया जाए, और मेरा जो और स्पिरिचुअल लेवल पर भी काम किया जाए। वो थोड़ा सा डीप लेवल का एक कॉन्सेप्ट है कि हमारी बॉडी की जो है वो 3 लेयर्स हैं, जो कि हमारी एक वेल बीइंग के लिए और हमें सेहतमंद रखने के लिए, जिसकी फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ भी है, जो कि हमारी मेंटल हेल्थ भी है, और फिर हमारी थर्ड लेयर जो है वो फिजिकल हेल्थ है। तो उसके पीछे की जो 2 लेयर्स है, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, बहुत सी बीमारियां मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ की होती हैं, लेकिन उसके असरात हमारी फिजिकल बॉडी पे आ रहे होते हैं, लेकिन उसको हम इग्नोर कर देते हैं। हम समझते ही नहीं है कि हमें स्पिरिचुअली भी हेल्दी होना ज़रूरी है, हमें मेंटली भी हेल्दी होना ज़रूरी है। तो होलिस्टिक हेल्थ का कॉन्सेप्ट यही है कि आपके इन तीनों लेयर्स पे काम किया जाए। अगर कोई पेशेंट मेरे पास आता है तो मैं सिर्फ और सिर्फ वो पेशेंट तो अपनी फिजिकल बीमारी को लेकर ही आएगा, क्योंकि अभी हमारे पास इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, इसलिए वो अपनी फिजिकल बीमारी को लेकर आएगा। लेकिन एज एन होलिस्टिक हेल्थ कोच मैं उसकी तमाम लेयर्स की असेसमेंट करती हूँ कि आया वो मेंटली कितना फिट है और आया वो स्पिरिचुअली कितना ज़्यादा फिट है। स्पिरिचुअली को अगर थोड़ा साइड पे भी रख दें हम अभी, लेकिन जो हमारा जो दूसरी लेयर है मेंटल हेल्थ, हम उसको ज़रूर कंसीडर करते हैं कि वो उस वहाँ कितना फिट है, और फिर हम हीलिंग प्रोसेस जो है, थेरेपी का प्रोसेस, उसकी मेंटल लेयर से स्टार्ट करते हैं, ताकि उसकी मेंटल लेयर जितनी ज़्यादा फिट होगी उसकी फिजिकल बॉडी उतनी ज़्यादा फिट होती जाएगी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है होलिस्टिक हेल्थ का। जी, थैंक यू महविश, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अच्छा, अब थोड़ा सा टॉपिक पे आते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे फर्स्ट ये है कि किस तरीके से हम अपने माइंड को, क्योंकि माइंड मैनेजमेंट या माइंड डेवलपमेंट ही होता है, शुरू से बचपन से किसी भी पर्सन के माइंड को किस तरीके से हम पॉजिटिवली
डेवलप कर सकते हैं। जी 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 मैम। जी जैनब जी अच्छा जैनब, हमारा माइंड जो है ना, माइंड की डेवलपमेंट की अगर बात करें तो हमारा माइंड एक साथ बहुत सारे रोल प्ले कर रहा होता है। तो अगर हम अलग अलग उसको देखेंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लोगों को समझाने के लिए और एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसको हमने डिवाइड कर दिया है माइंड की स्किल्स को चार मेन एरियाज के अंदर, जिसके अंदर एक एरिया है मोटर एंड फिजिकल, यानी कि एक आपका माइंड का एरिया ऐसा है जो कि आपकी मोटर स्किल्स को, जो कि आपकी फिजिकल स्किल्स कहलाती हैं, कि आप फिजिकली कितना फिट हो, कितना ज्यादा भाग दौड़ कर सकते हो, कितनी ज्यादा आपकी फिजिकली आप कितने ज्यादा स्ट्रेंथन हो, कितने मजबूत हो। लेकिन ये तमाम मजबूती भी आपकी किससे लिंक कर रही होती है? आपकी मेंटल हेल्थ से ही रिलेट कर रही होती है, आपके माइंड के एक पार्ट से ही कर रही होती है। दूसरी आपकी माइंड की स्किल्स होती हैं, वो होती है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसमें आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो लोगों से। अब ये बहुत से लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो सिर्फ हमारी वर्बली स्किल्स हैं, कि जो कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरे अल्फाज सुन रहे हैं, ये मेरी कम्युनिकेशन है। बट इनफैक्ट होता यह है कि आपके एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स भी होती हैं, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ अपने गेस्चर्स के साथ और अपने ये कह सकते हैं कि अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हो। और वो इसका मुझे रेशियो एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन इसका रेशियो काफी बड़ा है कि आपकी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो किसी इंसान पर ज्यादा इम्पैक्ट डाल रही होती है। 70 to 80% कुछ था कि इतना आपकी नॉन वर्बल स्किल्स होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल, आपकी जो कम्युनिकेशन इफेक्ट कर रही होती है वो नॉन वर्बल, और बाकी के जो आपके अल्फाज हैं वो तकरीबन आप वो बाकी का असर कर रहे होते हैं, आपकी कम्युनिकेशन पर इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं। लेकिन आपकी जो 70 to 80% आप किसी के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे होते हो वो अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से डाल रहे होते हो, कि आप किस तरह उठते हो, किस तरह बैठते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका पोस्चर कैसा है, ये सब चीजें उसमें आ जाती हैं। तो आप अगर हम माइंड मेंटल डेवलपमेंट की बात करें तो एक हमने अभी समझा कि अब एक हमारी मोटर स्किल्स हैं, यानी फिजिकल स्किल्स को भी हमने इम्प्रूव करना है, और दूसरी हमारी कम्युनिकेशन और वर्बल स्किल्स एंड लैंग्वेज स्किल। अच्छा, तीसरी स्किल्स फिर आ जाती हैं सोशल एंड इमोशनल स्किल्स। इमोशनल स्किल्स को आजकल आप एक टर्म सुन रहे होंगे, EQ, जिसमें आपको इमोशनल इंटेलिजेंस का भी नाम दिया जाता है। और कहा यह जाता है, ये चीज़ रिसर्च में भी है, और मैं अपनी ऑब्जर्वेशन और अपने एक्सपीरियंस से भी ये बात शेयर कर सकती हूँ कि आपकी IQ जिसे कहा जाता है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट से ज़्यादा आपका इमोशनल क्वोशेंट जितना ज़्यादा हाई होगा, तो उतना ज़्यादा आपकी लाइफ की वेल बीइंग जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अब तक का ये कॉन्सेप्ट था कि लोग ये समझते रहे हैं कि IQ लेवल, अगर हम किसी बच्चे की भी बात करें तो हम, भाई मेरे बच्चे का IQ लेवल बहुत अच्छा है, IQ लेवल टेस्ट करना है। लेकिन एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट था ये। बहुत से लोग स्मार्ट और इंटेलिजेंट होने के बावजूद लाइफ को इतने अच्छा नहीं गुजार सकते, या फिर आप ये कह लें एक सक्सेसफुल लाइफ नहीं गुजार सकते, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी घरेलू लाइफ हो, बिकॉज वो कहीं ना कहीं इमोशनल इंटेलिजेंस में लैक कर रहे होते हैं। इमोशंस मतलब कि आपके जो इमोशंस हैं, चाहे वो आपका गुस्सा हो, चाहे वो आपका स्ट्रेस हो, आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेंगे, नहीं, अंदर से आने वाले जितने भी इमोशन और फीलिंग्स हैं, आपको बहुत ज्यादा खुशी हो रही है तो आपने उसको कैसे एक्सप्रेस करना है, कितना बैलेंस रखना है, आपको कितना गुस्सा आ रहा है तो आपको कितना उसको बैलेंस रखना है, और किस बात पे नाराज होना है, किस बात पे नाराज नहीं होना है। ये बहुत ज्यादा एक सेंसिटिव पार्ट होता है किसी भी इंसान का। और मैं मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जो अगर मैं अपनी सोसाइटी की बात करूं या नॉर्मली भी वर्ल्ड वाइड, अक्सर लोग अगर इंटेलिजेंट भी हों तब भी वो इस एरिया में लैकिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि वो समझते नहीं है कि EQ है क्या। तो अगर आप मेंटल डेवलपमेंट की बात करें तो इमोशनल इंटेलिजेंस उसका एक बहुत अहम पार्ट है, कि अगर आपने अपनी मेंटल डेवलपमेंट की तरफ जाना है तो आपको अपना EQ लेवल पे काम करना होगा। और चौथी हमारे पास आ जाती है कॉग्निटिव स्किल्स। कॉग्निटिव स्किल्स के अंदर सिंपल लफ्जों में ये कहा जाए, जो कि माइंड ही कंट्रोल कर रहा होता है, वो आपकी थिंकिंग है, लर्निंग है, डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है। ये तमाम वो चीजें हैं जो कि हमारा कॉग्निटिव बिहेवियर जिसको कहा जाता है, माइंड का एक हिस्सा इस चीज को एक तरह से बैलेंस कर रहा होता है और हेल्प कर रहा होता है लोगों की, कि आपने किस तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। तो ये वो 4 मेन एरियाज थे जिसका मैंने आपको बताया कि अगर आप मेंटल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं तो ये 4 आपके जो एरियाज हैं इसको कवर कोई भी थेरेपिस्ट होगा या कोई भी ट्रेनर होगा
उसको ये बात मालूम होनी चाहिए कि मैं किसी भी इंसान के इन 4 एरियाज पे काम कर रहा हूँ, जो कि मोटर स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स, सोशल स्किल्स और कॉग्निटिव स्किल्स हैं। जी। अच्छा महविश, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी आपको पता है मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस नहीं है, कि जो फिजिकल हेल्थ उसकी तो अवेयरनेस काफ़ी है, कोई प्रॉब्लम हो तो फौरन डॉक्टर के पास जाया जाता है। अच्छा, आप ये बताएं कि क्या ये बात सही है कि अगर किसी का भी जो माइंड है, अगर वो प्रॉपरली जो है वो डेवलप हुआ है बचपन से, तो वो आगे जाके या वो लाइफ में सक्सेसफुल मतलब एक कामयाब जिंदगी जो है वो गुजार सकता है या कामयाब रहेगा वो, ये सही बात है? जी मैनुष। जी ज़ैनब, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस बात को समझना ज़रूरी है कि अब आया कि ये बात जो कही जा रही है कि जिसका माइंड सही डेवलप हुआ है, तो वो किस बात को लेके कहा जा रहा है। आप अगर नॉर्मली आपका जो एक असेस करने का लेवल है या फिर आपकी जो जजमेंट का लेवल है, वो ये है कि बच्चा स्टडी कितनी अच्छी करता है और वो कितना शार्प है। आप उस बेस पे किसी को कह रहे हो, किसी बच्चे को कह रहे हो कि ये तो बहुत मेंटली शार्प है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये आपका सही डिसीजन होगा, या आपको ऐसा लगता है कि ये बच्चा तो बड़े होके कुछ कर ही लेगा, कर ही जाएगा। मैंने आपको जैसे अभी ये चारों एरियाज बताया, अगर आपको किसी बच्चे के अंदर ये चारों चीजें नजर आती हैं कि वो मतलब उसकी कम्युनिकेशन कितनी बेटर है, और ये थोड़ा सा ऐसा होता है कि आपको बचपन से ही, कहते हैं ना किसी छोटे बच्चों का आइडिया जो है एक बच्चे का, वो उसके बचपन से ही होना शुरू हो जाता है। अगर किसी बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर है, वो चूंकि बच्चा बचपन से ही जबान की लैंग्वेज तो यूज नहीं कर रहा होता, वो बॉडी लैंग्वेज ही यूज कर रहा होता है, तो वो उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है अगर वो बड़े होने तक भी सही चल रही होती है, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं अपने बॉडी लैंग्वेज के जरिए, उसके इंटेलेक्चुअल थिंकिंग आप बच्चे का आइडिया होने लगता है कि वो किसी क्रिटिकल सिचुएशन में एक बच्चा किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, वो अपनी एज के लिहाज से। हम ये नहीं कह रहे कि उसको लाजिम सी बात है कि कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग बड़ों वाली आएगी तो वो कैसे हल करता है, अपनी एज के लिहाज से अगर कोई दोस्त, किसी दोस्त के साथ उसका झगड़ा हो गया है, तो वो उस मसले को उस वक्त कैसे डील कर रहा है और उस वक्त उसको कम्युनिकेट कैसे कर रहा है। अगर ये चीजें आपको उस बच्चे में दिख रही हैं कि, तो फिर यकीनी तौर पे वो इस बात की निशानी होती है कि ये बच्चा बड़ा होकर जरूर कुछ ना कुछ जो है वो हेल्दी कर जाएगा, जिसके अंदर ये तमाम चीजें नजर आ रही हैं। और इमोशनल बैलेंस भी, कि वो बच्चा कितना ज्यादा इमोशनली बैलेंस्ड भी है, कि वो कुछ बच्चे होते हैं ना कि बहुत शदीद गुस्सा आ गया, ये सब हो गया, तो उस बच्चों पर माँ बाप को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये चीजें फिर प्रोग्रामिंग हो जाती है माइंड की, और बड़े होने के बाद भी बच्चे वैसे ही रिएक्ट करते हैं। और जो बच्चे ऐसे नहीं करेंगे तो वो यकीनी तौर पे एक इंडिकेशन होती है कि ये बच्चा बेहतर निकलेगा अपनी लाइफ में। जी जान। अच्छा महविश, अब थोड़ा सा स्ट्रेस मैनेजमेंट की तरफ आ जाते हैं कि एक तो आपको पता है कि यहाँ पे पाकिस्तान में सिखो ये एक लोगों का रवैया है कि कोविड भी आया तो उसको भी इन्होंने सीरियस नहीं लिया। तो ऐसे कंट्री में अगर किसी को स्ट्रेस तो ज़ाहिर है हर बंदे को होता है, वो तो मैनेज अगर हम कर लिए तो, लेकिन अगर वो डिप्रेशन की तरफ चला जाता है तो मतलब क्या लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं इजीली कि जो है वो उस बंदे को मतलब किसी डॉक्टर की या साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है उसको, क्योंकि वेस्ट में तो कॉमन है, यहाँ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आपसे पहले तो स्ट्रेस पे आऊंगी, फिर डिप्रेशन पे आऊंगी। आप मुझे बताएं कि सबसे पहले अगर स्ट्रेस तो हर बंदे को होता है, अगर किसी को स्ट्रेस हो जो हम लोगों को होता रहता है, तो हम उसको डेली किस तरीके से जो है वो अच्छे से मैनेज करें कि वो आगे हमारे लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, या वो एंजाइटी डिप्रेशन की तरफ क्या मतलब ना जाए, और क्या ऐसे फैक्टर्स हम डेली लाइफ में लेकर आए एक नॉर्मल पर्सन कि वो उस स्ट्रेस को अच्छी तरीके से मैनेज कर जाए और आगे जाके उसके लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। जी 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 ज़ैनब, आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट डेली रूटीन के हिसाब से आप पूछ रही हैं, तो बिल्कुल हम लोगों की ज़िंदगी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अगर देखें तो एक इंसान की ज़िंदगी ऐसी हो गई है, वो इतनी ज़्यादा चीज़ों में उलझ गया है, इतनी ज़्यादा उसको मैं मसले मसाइल नहीं कहूँगी, बट ज़िंदगी का तरीक़ाकार ही कुछ ऐसा हो गया है कि हम लोगों ने ज़िंदगियाँ गुजारनी ही ऐसी हैं। अगर हम 21वीं सदी की बात करें तो वो ज़िंदगियाँ कुछ डिज़ाइन ही ऐसी हो गई हैं कि हम अब ये नहीं कह सकते कि जिंदगी ऐसे जीनी नहीं है, जिंदगी स्ट्रेस में, अगर हमें स्ट्रेस से बचना है तो जिंदगी तो ऐसी ही जीनी है। अब हम लोगों के लिए चैलेंज का सामना ज्यादा हो गया है कि हम चूंकि चीजें ऐसी हैं कि उसमें स्ट्रेस होना
ऑब्वियस है, हम ये नहीं कह सकते कि इस तमाम सिचुएशन में रहते हुए कोई इंसान स्ट्रेस से बच सकता है, क्योंकि कोई इंसान मोबाइल फोन टैबलेट इन सब चीज़ों से दूर नहीं रह सकता। एजुकेशन ही हमारी मोबाइल टैबलेट इन सब चीज़ों के जरिए हो गई है, तो यकीनी तौर पे, और हमारा जो एक नेटवर्क है पूरी दुनिया के साथ वो बढ़ गया है। और अगर ये चीज़ हम जितना ज़्यादा कहें ना कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, तो कहीं ना कहीं ये एक इंसान को स्ट्रेस को डेवलप करने में भी इसका एक कॉज होता है। क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, जब एक इंसान रिलैक्स होता है, उसके पास माइंड के पास ज्यादा कुछ करने को सोचने को नहीं है, तो वो एक रिलैक्सिंग वाले स्टेट में होता है। लेकिन जब एक माइंड के अंदर बहुत सारी चीजें डील कर रहा होता है वो एक साथ, तो वहां पर एक ऑब्वियस स्ट्रेस आता है, चूंकि वो बहुत सारी इंगेजमेंट्स में होता है। अब आप डेली रूटीन की बात करें, कोई मदर है, कोई ये चले मदर, हर किसी को अपनी नौया, एक बच्चा है उसको अपने लेवल का स्ट्रेस है क्योंकि उसकी पढ़ाई है, उसको स्कूल को देखना है, फिर उसको दूसरी अपने स्कूल का भी एक तरह का स्ट्रेस हो गया है, घरेलू को खातून है उसको अलग तरीके का स्ट्रेस है, जॉब करते हैं तो उनको जॉब का स्ट्रेस है मुख्तलिफ किस्म का, तो डेली रूटीन का स्ट्रेस तो वहाँ मौजूद है। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा मैं ये डिफाइन करूंगी कि एक होता है टेम्पररी स्ट्रेस और एक होता है लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। जो आपने सवाल किया असल में वो टेम्पररी स्ट्रेस का है, कि जिस इंसान को एक वक्ती तौर पर एक स्ट्रेस है, जो कि रोजाना का स्ट्रेस है कि मुझे ये काम करना है, अभी 9 बजे के टाइम मुझे ये काम करना है, तो वो जो एक सिचुएशन आपके माइंड में है ना कि मुझे करना है, और कहीं ना कहीं आप दूसरे कामों में भी मसरूफ हो और आपके जहन में ये चीज है कि मुझे ये काम करना है और मुझे अपने काम को निपटाना है, तो ये भी एक तरह का छोटा सा स्ट्रेस है उस वक्त टाइम के लिहाज से। तो ये तमाम चीजें तो नॉर्मल है, ये हर इंसान को आती हैं, लेकिन यही वो स्ट्रेस होते हैं छोटे छोटे से, जो कि बाद में जाके एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेस या फिर किसी डिप्रेशन में चेंज हो जाते हैं अगर हम इसको क्योर ना करें डेली रूटीन के अंदर। तो उसके लिए जो सबसे बेहतरीन टिप है जो कि आप लाइफ में आराम से लेके आ सकते हो, कि डू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में किया जाना आपके अंदर स्ट्रेस को रिलीज करता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से फिजियोलॉजिकल लेवल पर आपके अंदर से ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि आपके डेली स्ट्रेस के हार्मोन्स होते हैं उनसे फाइट करते हैं, जिसको हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। कि एक तरह से आप ये कह लें कि आपकी बॉडी को रेडी करते हैं रोजाना जो स्ट्रेस आपको मिलने वाला है उसको फाइट करने के लिए। तो एक तरह से आपका स्ट्रेस आ रहा है, उसको फाइट कर रहा है, आपके जो हैप्पी हार्मोन है वो वहीं का वहीं मैनेज हो जा रहा है। लेकिन होता ये है कि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप कोई योगा नहीं कर रहे, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे, आप वॉक नहीं कर रहे, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आपकी नहीं है, तो वो स्ट्रेस आप में जमा होता रहता है, जो डेली रूटीन का स्ट्रेस है, चाहे वो खाना पकाने का स्ट्रेस ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई और छोटे छोटे स्ट्रेस क्यों ना हो, वो बॉडी के अंदर स्ट्रेस स्टोर होता रहता है, तो वो फिर बाद में जाके एक डिप्रेशन की शक्ल में खुदा ना खास्ता सामने आता है। तो एक्सरसाइज सबसे बेहतरीन टूल है कि आप 15 मिनट की एक्सरसाइज का सिर्फ ये कॉन्सेप्ट नहीं है, प्लीज व्यूअर्स या आप सब लोग इस बात को समझें कि एक्सरसाइज सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं की जाती। एक्सरसाइज के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिसके अंदर मेन बेनिफिट जो है वो आपकी जिंदगी को बेहतर तरीके पर लाना है और आपके स्ट्रेस को मैनेज करना है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को शौक है वो बुक रीडिंग कर सकता है, और किताबें पढ़ने से स्ट्रेस बहुत ज्यादा रिलीफ होता है। अपने किसी एक ऐसे दोस्त के साथ बैठना जिससे कि आप अपनी शेयरिंग कर सको बात की, उससे आपका स्ट्रेस रिलीज होता है। मतलब ये छोटी छोटी सी टिप हैं जिसको आपको रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, और इसमें से सबसे बेहतरीन टिप यही है कि आप एक्सरसाइज करो। जी जैन। अच्छा महविश, ये बताएं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये भी है कि अगर किसी को, पहले तो मैं इस क्वेश्चन पे आऊंगी कि चलिए स्ट्रेस किसी का मैनेज हो गया, अगर किसी का स्ट्रेस जमा होके डिप्रेशन की तरफ चला जाता है या एंजाइटी की तरफ चला जाता है, तो क्या साइन सिम्टम्स हैं, ऐसी क्या अलामात हैं कि घर वालों को कुछ अंदाजा हो कि अब ये स्ट्रेस के लेवल से आगे चले गए, एंजाइटी और डिप्रेशन पे हो गया, और अब इनको किसी से हमें कंसल्ट करना चाहिए, किसी से बात करना चाहिए कि इनकी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। जी महविश। जी जैनब, डिप्रेशन एंजाइटी स्ट्रेस के बाद जो सेकंड स्टेज होता है वो एंजाइटी का होता है, जो कि आपका स्ट्रेस जो है वो एंजाइटी में चेंज हो रहा है। अच्छा, इस स्टेज पे आने पे तो बेहतर यही है कि आप किसी एक्सपर्ट से जो है वो उनकी कंसल्टेंसी करवाएं और उनको दिखाएं। अगर खुदा ना खास्ता किसी का आपको घर में ऐसा लग रहा है, अब इसको जज कैसे किया जाए, तो देखिए वो इंसान जो है ना वो एक फेयर की कैफियत मुब्तला रहता है, उसे एक अनजाना सा खौफ होता है, जैसे कि अब पता नहीं क्या होगा,
یہ چیز فار ایگزامپل کہیں جانے میں کہیں لیٹ ہو گیا تو اس کے چہرے پر اور اس کے لفظوں پہ ایک الگ قسم کے ڈر محسوس ہوگا آپ کو کہ اب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ سوچنا یا ریئیکٹ کرنا جو کہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو ایسے بہت دفعہ سچویشنز آ رہی ہوتی ہیں روٹین کے اندر ہی. فار ایگزامپل کھانا پکنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی تو جو اینزائٹی والا بندہ ہوگا وہ اوور ریئیکٹ کرے گا کہ پتہ نہیں کیا پرابلم ہو گئی, یہ کھانا دیر سے پک رہا ہے تو مجھے جیسے بہت زیادہ ڈانٹ پڑ جائے گی یا گھر میں کوئی مسئلہ ہو جائے گا. اور اصل میں ایسی سچویشن موجود نہ ہو. اگر اصل میں ایسی سچویشن ہے پھر تو اس بندے کا ڈر صحیح ہے, لیکن ریالٹی میں وہ سچویشن نہیں ہے اور آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ اوور ریئیکٹ کر رہا ہے یا اوور تھنکنگ کر رہا ہے کسی بھی چیز کو لے کر. اور فیئر اس کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ ایک ڈر کی کیفیت میں ہے. فار ایگزامپل لوگوں کے سامنے جا کے اسپیکنگ کرنی ہے, بات کرنی ہے, تو ایک اسٹریس بھی ہوتا ہے کسی کو, یہ تو نارمل بات ہے جو آپ ماس لیول پہ بات کرتے ہو. لیکن کچھ لوگوں کو اینزائٹی بھی ہوتی ہے اس چیز کی کہ وہ اوور تھنکنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار جا کے بات کرنی ہے, اب اتنے لوگوں کے سامنے پبلک اسپیکنگ, تو اب کیا ہوگا. تو اسی طرح کا فیئر ایک ہر سچویشن میں جو ہے وہ اس انسان کے اندر موجود ہوتا ہے کہ آپ کو, اور اس کے چہرے سے محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ کسی ڈر اور خوف میں مبتلا ہے. تو اگر آپ کو ایسی سچویشن موجود نظر آتی ہے اس انسان کے اندر جس میں فیئر آپ کو ایلیمنٹ آپ کو دکھتا ہو اور ان نیسیسری سچویشن کے اندر, تو وہ پھر آپ کو ضرور اس کو کنسلٹ کروانا چاہیے کسی بھی تھراپسٹ سے. اور آپ نے جو ڈپریشن کی بات کی تو یہ کافی سیویئر سچویشن ہوتی ہے جس کے اندر یقینی طور پہ آپ کو کسی جو ایکسپرٹ ہے ان کو تو دکھانا ہی چاہیے, لیکن فوری طور پر گھر والوں کو ایک طرح سے الارم ان کو مل جانا چاہیے اور ایکٹیو ہو جانا چاہیے. اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے اگر کوئی ڈپریشن کی طرف جا رہا ہے تو وہ انسان آپ کو نا امید نظر آئے گا, جس کو ہم سمپل لفظوں میں اگر کہیں تو اس کے اندر ایک نا امیدی کی کیفیت نظر آئے گی. اس کو زندگی سے اور زندگی کے معاملات سے دلچسپی نہیں رہے گی. سب سے مین اس کی جو ویسے تو بہت ساری ہوتی ہیں نشانیاں کہ اس کی طبیعت خراب رہنے لگتی ہے, بہت زیادہ آپ کو اٹیکس آتے ہیں, ان کو پینک اٹیکس آتے ہیں, رونا دھونا بلا وجہ کی بات پہ وہ روتے ہیں. جو ڈپریشن کے پیشنٹ ہوتے ہیں انہیں رونا مستقل آ رہا ہوتا ہے. اور دوسرا کہ اگر کسی میں خودکشی کی خواہش کا اظہار کرنا یا پھر زندگی کا ختم ہو جانے کا اظہار کرنا, اگر کوئی یہ شخص آپ کے گھر میں مستقل کر رہا ہے, اگر میں ایک لفظ میں ہم میں سے کہیں کہ نا امیدی کی کیفیت کسی انسان میں آ رہی ہے کسی بھی چیز کو لے کر اور زندگی کو لے کر آ رہی ہے, تو اس کا مطلب کہ بہت ہی کرونک اور سیویئر ہے. ادروائز نا امیدی کی کوئی بھی کیفیت ڈپریشن کی ایک شکل ہوتی ہے یا ڈپریشن کا ایک سائن ہے. تو اینزائٹی کا سائن فیئر ہے, ڈر ہے بلا وجہ کی سچویشنز میں, اور ڈپریشن کا سائن نا امیدی ہے, ان کی زندگی کا ختم ہو جانا. ایسی سچویشنز میں فوری طور پر رابطہ کیا جائے جو کہ ایکسپرٹس ہیں ان سے. جی زینب. جی محوش آپ کے کوشچن ہے ایک, ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ فرام ڈپریشن ود آؤٹ نو ریزن. اچھا, نو ریزن کہ بھائی کسی کو اگر ڈپریشن ہو تو اس سے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کرے, یہ پوچھ رہے ہیں. جی دانش احمد صاحب. سکتا اگر یہ دانش سوال کر رہے ہیں تو تیرے ضروری وہاں پہ کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے. جی بولوں زینب. جی آپ بولیں بولیں. جی جی تو نو ریزن ڈپریشن ایسا محسوس آپ کو ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید مجھے بلا وجہ کا ڈپریشن ہے, بٹ ایسا ہوتا نہیں ہے کہیں نہیں. جو میں آپ سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ آپ کسی ایکسپرٹ کے پاس جائیں تو جب وہ آپ کی ہسٹری لیتا ہے, آپ کی پرسنالٹی اسسمنٹ کرتا ہے, تو وہ اس ریزن اس کاز کو کہیں نہ کہیں سے نکال کے لے آتا ہے, جس کو ڈائگنوسس کہتے ہیں. اور یہ کام ایک ایکسپرٹ ہی بہترین طریقے سے کر سکتا ہے, جو کہ شاید آپ کو بھی نہیں معلوم. وہ آپ کی کاؤنسلنگ کرتے ہوئے, آپ کی بات کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں اس کہنا چاہیے اس ویک پوائنٹ کو پکڑ لیتا ہے, جہاں سے اس کو یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ آپ کا ڈپریشن کا کاز کیا ہے. تو اس کو مینیج کرنے کے لیے, دیکھیں ڈپریشن کو مینیج کرنے کے لیے, ویسے میں نے آپ کو جیسے ابھی بتایا کہ اس کے لیے تو یہ کیونکہ یہ ایک کرونک لیول کی بیماری ہے, اٹس اے ڈیزیز. اگر آپ ڈپریشن, اب مجھے نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اسٹریس کو ہی ڈپریشن کہنے لگتے ہیں, تو اگر تو آپ کو یہ کنفرم پتا ہے, اگر آپ میں یہ نا امیدی والی کیفیت ہے, اگر خودکشی والی کیفیت ہے اور زندگی کو ختم کر لینے والی کیفیت ہے, تب تو آپ ڈپریشن کے پیشنٹ کنسیڈر کیے جائیں گے. لیکن اگر آپ کو دن بھر کا اسٹریس والی صرف اور صرف آپ میں سمٹمز ہیں,
जो कि किसी एक हार्ट बीट का फास्ट हो जाना या वक्ती तौर पर परेशान हो जाना या फिर किसी चीज को फेयर लेना, तो फिर आप डिप्रेशन के पेशेंट नहीं हो, फिर आप एंजाइटी के पेशेंट हो। तो एंजाइटी और स्ट्रेस तो आप वैसे भी उसका मैनेजमेंट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज करना, योगा करना बहुत ही, जो कि मुझे पता है जो कि बहुत हेल्पफुल टूल है, आप इसके जरिए अपने स्ट्रेस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। लेकिन अच्छा यही है कि आप किसी योगा एक्सपर्ट के पास जाकर ही, क्योंकि इसकी बाकायदा सेशंस होते हैं, पूरी ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं इसकी, जिसके जरिए आपके स्ट्रेस को मैनेज किया जाता है। और अगर खुदा ना खास्ता अगर आपको ये बात कंफर्म हो जाती है कि आप डिप्रेशन के पेशेंट हो, तो उसके बाद तो आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, जो कि समटाइम्स डिप्रेशन के पेशेंट्स को दवाइयां भी देनी पड़ती हैं, जो कि एक प्रॉपर डॉक्टर के जरिए ही होता है, तो उसके लिए फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया जाना चाहिए। जी सर। अच्छा महविश, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको मैंने जैसे बताया कि हमारे माशरे में तो ये है कि अगर कोविड भी है तो उसको भी लोगों ने इतना सीरियस नहीं लिया। तो ऐसी सोसाइटी में जब कोई भी कंसल्टेंट जो है वो लेट से किसी पेशेंट को डील करता है, तो आपको क्या किसी कंसल्ट को प्रॉब्लम आती है? क्योंकि आपको पता है कि आप किसी को भी अगर आप ये बता दें कि आप स्ट्रेस है, तो वो खुदा ना खास्ता ये समझेगा कि मैं पागल हूँ। तो कोई तो मानता नहीं है, मानने को तैयार नहीं होता इस मतलब मैं उसमें नहीं जा रही एक्सट्रीम में, डिप्रेशन में अगर कहें, तो वो फिर वो किस तरीके से आप डील करते हैं कि आप उसको मेडिसिन दें या उसको ट्रीट करें, जब आपने उसको बताना भी नहीं है कि आपको प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आप जरा भी कुछ आप बताएं कि आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम है कुछ, तो वो फिर उनके जहन में नेगेटिव कि भाई मैं पागल हूँ, मैं तो फिर यहाँ से जा ही रहा हूँ, मतलब वो फिर दिखाना भी पसंद नहीं। तो मतलब क्या चैलेंजेस आते हैं एक मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट को पेशेंट्स को डील करने में हमारी तरह की सोसाइटी? जी जैनब, बहुत बहुत गहराई से सोच के आपने ये सवाल किया है, और वाकई इट हैपेंस क्या, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर अगर हम ये बात करें कि कोई मेंटल इलनेस है, तो इसको ये समझा जाता है कि हमें पहली ही कॉल में पागल कहा जा रहा है या फिर नफ्सियाती मरीज कहा जा रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर इंसान के साथ नफ्सियात जुड़ी है। मैं खुद भी यहाँ बैठी हूँ, मेरे आसपास कोई छोटा बच्चा है, वो उसके साथ भी नफ्सियात जुड़ी है, कोई बड़ा इंसान है उसके साथ भी नफ्सियात जुड़ी है। तो मेंटल इलनेस सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि आपके उस नफ्सियाती पैटर्न के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग्स आ जाएं, जो कि बहुत ही एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको हमारे पास लोग, आपने जैसे कहा, बिल्कुल ऐसे ही लेते हैं जैसे कि हमको खुदा न खास्ता कोई पागल कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस चीज की अवेयरनेस देना कि जो कि हम अपने प्लेटफॉर्म से, अभी आपका जैसे शो है, हमारा असल में यही काम है कि हम लोगों को अवेयरनेस दें इस बारे में कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप स्ट्रेस के पेशेंट हो, आप एंजाइटी के हो, इनफैक्ट अगर आप डिप्रेशन के पेशेंट भी हो, तो आप पागल बिल्कुल भी नहीं हो। या नफ्सियाती जिसको कहा जाता है, एक तरह से वही नफ्सियाती को भी पागल ही कंसीडर किया जाता है। तो इस तरह का बिल्कुल आपने इतना पर्सनल नहीं लेना है इस चीज को। जैसे कि आप किसी खांसी को एक बीमारी समझते हो, उसी तरीके से कोई जहनी बीमारियों का भी यही डिजीजेज होती हैं कि एक तरह से आपके ब्रेन को खांसी हो गई है, एक तरह से आपके ब्रेन को डायबिटीज हो गया है, एक तरह से आपके ब्रेन को कोई और बीमारियां हो गई हैं। इस तरह से ये सिर्फ आपके ब्रेन की बीमारियां हैं, आपके माइंड की बीमारियां हैं, जो कि इंसान को हो रही होती हैं। सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। लेकिन हमें जो चैलेंजेस हो रहे होते हैं, तो बिल्कुल किसी भी पेशेंट को ये बात समझाना कि आपका अगर स्ट्रेस रिलीफ होगा तो आपकी बीमारी भी रिलीफ हो जाएगी, ये एक बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जब हम डील करते हैं पेशेंट्स के साथ, तो एक तो हमारा पैटर्न कुछ ऐसा होता है कि हम डायरेक्टली उनसे ये बात नहीं कहते कि आपकी जो बीमारी है उसका सिर्फ और सिर्फ कॉज आपकी सोच है या आपका स्ट्रेस है। तो हम इस तरह से उनसे डील नहीं करते, बल्कि बहुत सी चीजें तो ऐसी होती हैं जो उनकी पर्सनालिटी के अंदर हमें लैकिंग्स लग रही होती हैं। हम कभी भी उस चीज को, हमें समझ आ जाता है, एक एक्सपर्ट को, एक कंसल्टेंट को समझ में आ जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी के गुस्सा करने की बहुत ज्यादा आदत है, और हमें ये बात हमें कहीं ना कहीं पे हो गई है कि उसका गुस्सा करने से ही उसके जो हार्ट बीट है, उससे जो पैनिक अटैक्स हैं, उसका जो ब्लड प्रेशर है, इसकी असल कॉज उसका गुस्सा करना है कि वो बात बात पे गुस्सा करता है। तो हमें तो ट्रीट उसका गुस्सा करना है कि वो किसी तरीके से अपने गुस्से को मैनेज कर पाए। लेकिन हम उसको ये नहीं कह सकते डायरेक्टली कि आप, वो कहेगा कि मैं तो सही बात पे गुस्सा करता हूँ, एग्जैक्टली कि मैं तो बिल्कुल एक बात होती है ना कि मुझसे गलत बात नहीं सुनी जाती, और मैं तो इस तरह के आगे से फिर बात आना शुरू हो जाती है। तो वो अपनी जगह सही सोच रहा होता है। तो ये काफी चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि हमारा ट्रीटमेंट का तरीका यही होता है कि हम
डिफरेंट वे से इनडायरेक्टली उनके गुस्से को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं अपनी डेली एक्सरसाइजेस से उसे, ताकि वो दिन भर में बेहतर महसूस करें और अपने गुस्से को कम कर लें. जब गुस्सा उन्हें कम आने लगेगा तो वो यकीनी तौर पर उनका बीपी भी नॉर्मल हो जाएगा या उनको दूसरी बीमारियों की. लेकिन सिर्फ पेशेंट का परसिस्टेंट होना बहुत जरूरी होता है. हमारी थेरेपीज में पेशेंट को ये नहीं है कि हमें मेडिसिन की तरह कोई असर मिल जाए, हमने खाया और दूसरे दिन फर्क आ जाए. अगर वो बाकी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आता है तो उसे हमारे साथ जुड़े रहना पड़ता है, एटलीस्ट जब तक कि वो अपने माइंड को प्रोग्राम ना कर ले. और अगर माइंड को वो अपने प्रोग्राम कर लेता है उसी पैटर्न के ऊपर, तो वो इंशाल्लाह 4-5 सेशंस के अंदर भी उस चीज को बेहतर फील करने लगता है. जी ज़ैनब. अच्छा महविश, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर कोई किसी को ऐसी एंजाइटी डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो इमोशनल प्रॉब्लम्स उसको आ रही थी, तो ये फिजिकल प्रॉब्लम्स का भी रीज़न है, लाइक मतलब उनको जिस्मानी मसले भी होते हैं, जैसे सर में दर्द, ये भी इसका रीज़न होता है. मतलब और अगर आगे जाए तो दूसरी किस्म की बेसिकली वो मेंटल से लिंक होती है, लेकिन जो मैंने देखा है वो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी मेंटल प्रॉब्लम की वजह से उनको फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है, और वो फिर फिजिकल डॉक्टर के पास ही जाते रहते हैं, और जो असल प्रॉब्लम है स्ट्रेस, उसको वो मैनेज नहीं. तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी बीमारियां होती हैं जो आपकी स्ट्रेस या एंजाइटी की वजह से फिजिकली जो है वो आपकी बॉडी पे नजर आती है, या इम्पैक्ट बॉडी को जो है वो इम्पैक्ट करती है. जी ज़ैनब. अच्छा ज़ैनब, अगर एक हम किसी डीप रिसर्च की बात करें तो, और जो मेरी योगा की स्टडीज़ हैं उसके अंदर भी ये बात कही जाती है कि हर बीमारी का ताल्लुक आपके मेंटल डिसऑर्डर से है. वो जो भी बीमारी है, आपके जहन अगर ठीक नहीं होगा तो वो आपके अंदर ऐसे जहरीले मादे पैदा करता है, टॉक्सिन्स पैदा करता है, जो कि आपकी बॉडी को जाकर हार्म देते हैं. और अगर वही टॉक्सिन्स या फिर कोई भी जो नुकसानदेह जहरीला मादा है वो आपके हार्ट में चला जाएगा तो वो हार्ट डिजीजेस क्रिएट करेगा, आपके किडनी में चला जाएगा तो किडनी डिजीजेस क्रिएट करेगा, आपके स्टमक में जाएगा तो आपकी स्टमक डिजीजेस क्रिएट करेगा. तो इस तरह से कहीं ना कहीं हमारी स्टडीज के अंदर जो आप से रिलेट कर रही होती है, आपकी हर बीमारी, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, उसकी वजह जो है वो आपका मेंटल हेल्थ होती है. अच्छा चले, अगर अभी इस चीज को ज्यादा कंसीडर ना भी करें, अगर हम एक नॉर्मल उस पर बात करें कि जो एक नॉर्मल बीमारी है जिसको साइंस भी प्रूव कर रही होती है, मेडिकल भी ये बात जानती है कि ये साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है, तो वो डिसऑर्डर्स जो हैं वो अल्सर, उसमें जो एक मेन कॉमन बीमारी है, एक अल्सर आपको स्टमक में जो लोगों के अल्सर हो जाता है, वो एक साइकोसोमैटिक यानी वो बीमारियां जो कि आपके मेंटल बिहेवियर्स की वजह से या तो प्रोड्यूस होती हैं आपकी बॉडी के अंदर, या फिर आपकी जो अगर बॉडी में कोई बीमारी प्रोड्यूस हो चुकी है तो उसको वर्सन कर देती है, मजीद खराब कर देती हैं. तो उसके अंदर अल्सर है, जो कि आप नॉर्मली बहुत लोगों को देखते हैं, अल्सर की शिकायत. अल्सर का पेशेंट अक्सर आपको मेंटली तौर पर बहुत डिस्टर्ब नजर आएगा. अगर आपके घर में आप देखिएगा कि वो पेशेंट मेंटली तौर पे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है. दूसरा आपका कॉन्स्टिपेशन है. कॉन्स्टिपेशन के जो पेशेंट होते हैं उसकी वजह से दूसरी बीमारियां, उनको फिशरीज हो जाता है, उनको दूसरी बीमारियां कॉन्स्टिपेशन की वजह से बहुत ज्यादा पैदा होती हैं. कि एक हकीम का एक आपको याद हो अगर, कि किसी इंसान को अगर सेहतमंद रहना है तो उसे अपने पेट का ख्याल रखना चाहिए. जिसका पेट जितना सही होगा वो उतना सेहतमंद रहेगा. तो जो कॉन्स्टिपेशन है वो बहुत बड़ी जड़ है दूसरी बीमारियां आप कॉज करने की. और कॉन्स्टिपेशन का एक रीजन है मेंटल इलनेस, या फिर मेंटल आप मेंटली तौर पे अगर डिस्टर्ब हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है. या फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसे IBS कहा जाता है, जिसके अंदर या समटाइम्स आपको डायरिया रहता है और समटाइम्स आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, यानी कि कोई एक पैटर्न नहीं होता. तो उसकी वो भी जो है वो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर जिनको होता है उन लोगों के लिए होता है. डायबिटीज जो है वो का ताल्लुक बहुत ज्यादा आपके सोचने समझने की सलाहियत और आपके मेंटल हेल्थ से रिलेट करता है. और ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ये वाली जो बीमारी है, जो कि मैं आपको उन बीमारियों के नाम बता रही हूँ जो कि बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी के अंदर. और हार्ट डिजीजेस, जितना भी हार्ट का, कभी कभी किसी को बहुत ज्यादा हार्ट बीट का तेज हो जाना, ये बीमारियां भी जो हैं वो साइकोसोमैटिक या फिर स्ट्रेस और मेंटल इलनेस की वजह से हो रही होती है. जी ज़ैनब. So Navish, आपके क्वेश्चन है, व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू डिक्रीज स्ट्रेस?
देखिए ईजीएस्ट वे जो है ना सबसे ज़्यादा, वो जिसको मैं बार बार कह रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों के लिए आसान भी होता है, कि आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। इससे बेहतरीन जो है ना वो कोई भी स्ट्रेस को मैनेज करने का तरीका नहीं होता, क्योंकि आप जब एक्सरसाइज करने लगते हो तो आपकी बॉडी के साथ, आपकी बॉडी से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो सबसे आसान, या वॉक करें, कुछ नहीं होता आपसे तो सुबह के टाइम या फिर रात में सोने से पहले आधे घंटे की वॉक लाजमी करें, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी के अंदर आए। और अगर ये तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो गई। और दूसरा, स्ट्रेस को ऐसे भी मैनेज किया जा सकता है कि आप अपने कोई भी पसंद का एक काम दिन में जरूर करें, जरूर दिन में करें। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको आर्ट करने का शौक है लेकिन आप अपनी मसरूफियत की वजह से वो नहीं कर पाते, लेकिन आप अपने ऊपर ये लाजिम और मलजूम बनाएं कि मुझे ये करना ही करना है, चाहे वो मैं 3 दिन में एक बार करूं। आप यकीन करें ज़ैनब, जब इंसान अपनी पसंद का, जिससे वो मोहब्बत करता है, जिस काम से वो मोहब्बत करता है, जो उसका पैशन होता है, वो सिर्फ पैसा आ जाए, या किसी, आप ये कहते हैं ना, हम सब मशीनों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं कि हमने सिर्फ पैसा कमाना है तो हम अपनी जॉब्स पे जाते हैं, काम करते हैं। लेकिन जिंदगी में किसी एक काम को जरूर ऐसा लाएं जो कि आपको खुशी देता हो, और वो पैसे से कनेक्टेड ना हो कि ये मैं काम करूंगा तो मुझे इसके इतने पैसे आएंगे तो मुझे करना है। ये जो सोच है ना, ये हमारे अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी को बहुत ज्यादा बढ़ा रही है। तो इस सोच से थोड़ा डाइवर्ट हो और आप ये करके देखें। अगर आपको, बहुत से लोग ऐसे हो गए ज़ैनब कि वो भूल गए हैं कि वो उन्हें शौक किस चीज का था, वो उन्हें पसंद क्या था। तो आप उस चीज को रिवाइज करें कि आपको क्या है। और ऐसा हो नहीं सकता कि किसी इंसान को कुछ पसंद ना हो। कोई इंसान को स्केटिंग करने में मजा आ सकता है, किसी इंसान को क्रिकेट खेलने में मजा आ सकता है, किसी इंसान को फुटबॉल खेलने में मजा आ सकता है, किसी को आर्ट करने में मजा आता है, किसी को गाना गाने में मजा आता है। मतलब अलग अलग किस्म के अलग अलग शौक होते हैं किसी के। तो अपना पसंद का कोई एक काम करना भी आपके स्ट्रेस को मैनेज कर रहा होता है, क्योंकि आपके अंदर एक लविंग वाली जो फीलिंग्स हैं वो डेवलप होती हैं। तो आपने उन फीलिंग्स को डेवलप करना है। अगर आपसे एक्सरसाइज नहीं होती तो आप इन चीजों की तरफ जाएं। वैसे तो एक्सरसाइज नहीं भी होती तो मैं कहती हूँ कि जिंदगी में जरूर लेके आए 15 मिनट की, क्योंकि मेरी स्टडीज के मुताबिक और जितना आप रिसर्च करोगे, एक्सरसाइज आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए भी। तो एक्सरसाइज कोशिश करें। और साथ साथ एक ऐसा काम जरूर जो कि आपको अंदरूनी खुशी देता हो। और एक तीसरी चीज जो कि आप इजीली अपनी लाइफ में कर सकते हो, इसको इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, जो कि हमारे पास हमने छोड़ दिया है, लेकिन जो जितने लोग थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी से को समझते हैं, दिन में कोई ऐसा काम, दिन में नहीं तो हफ्ते में कोई एक काम ऐसा करें जो कि ह्यूमैनिटी के लिए हो। आपको इस जिंदगी में आने का मकसद जो है वो आपको समझ में आए कि मैं इस जिंदगी के अंदर सिर्फ पैसा कमाने, खाना खाने और इस दौड़ के लिए नहीं आया, बल्कि मेरी इस एग्जिस्टेंस के, जो मैं इस दुनिया में हूँ, उसका कोई मकसद है। और उस मकसद को तलाश करके उसको आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो इस बात को बिल्कुल भी ऐसे ना लें कि ये मैं शायद ऐसी बात कर रही हूँ। इट 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 मतलब ये बहुत इफेक्टिव है। आपकी जिंदगी को चेंज कर सकता है अगर आपने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। मैं ये नहीं कह रही कि आप कोई सोशल वर्कर बन जाए, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप हफ्ते में सिर्फ एक दिन, कोई 5-10 मिनट के लिए, और आपको ये पता हो कि मैं ये इसकी बेहतरी के लिए कर रहा हूँ। आपके घर में कोई मेड्स आते हैं, कोई बच्चे आते हैं, उनको 5 मिनट के लिए कुछ पढ़ा ही दें। कहीं बाहर जाते हुए किसी को अगर राशन डलवाना है तो कोई एक टाइम का कोई खाना ही देते हैं किसी को, लेकिन ये सोचकर कि मैंने इसकी मदद की। तो आप ये भी आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में और डिप्रेशन को मैनेज करने में ये वाली एक्टिविटी भी बहुत हेल्प कर रही होती है। जी ज़ैनब। मैं इससे बिल्कुल आपका एग्री करूंगी कि अगर आप किसी की भी हेल्प करती हैं और करते हैं या करती हैं, जिस चीज जरूरी है पैसे दें, आपको जो चीज आती है, लोग फॉर एग्जांपल किसी को इंग्लिश आती है तो वो किसी को स्पोकन में जो है वो हेल्प कर दे, ताकि वो अपने असाइनमेंट्स में या अपने यूनिवर्सिटी के टास्क में हो गए। किसी की मैथ्स अच्छी है तो आप हेल्प कर दें। तो आप और अगर मैंने तो क्योंकि मेरा कुरान से भी काफी ज्यादा लिंक है, मैं बहुत ज्यादा डीपली पढ़ भी चुकी हूँ और बहुत ज्यादा तफसीर भी और बहुत उसमें पढ़ चुकी हूँ। तो उसमें हमें जो मतलब हम हमेशा पढ़ते आए कि अगर आपके पास कोई चीज है, वो एग्जाम्पल है कि किसी का बच्चा, एग्जाम्पल आप दें कि नहीं बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, किसी वजह से परफॉर्मेंस उसकी क्लास में कम है, तो कहते हैं आप किसी बच्चे को खुद पढ़ा दें या उसकी ट्यूशन की फीस भर दें, ऑटोमेटिक आपका बच्चा जो है वो सही पढ़ना शुरू करेगा। क्योंकि इस चीज को जो है ना बरकत कहते हैं। ये आपको अल्लाह ताला देने से आपकी चीजों में बरकत जो है वो डाल देता है। और वो ये होता है कि आप जब किसी की हेल्प करते हैं तो आपने शायद अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए 10 कदम चलने होते हैं,
और फिर वो आप एक कदम में ही अल्लाह ताला आपको वो काम करा। तो आप जरूर हेल्प करें, जिस तरीके से भी कर सकते हैं, चाहे वो आप बड़े हैं बच्चे हैं, हर तरीके। अगर आपको कुरान आपका अच्छा, आप किसी को कुरान मजीद पढ़ा दें तो आपके खुद ब खुद स्ट्रेस भी, और आप जब किसी की हेल्प करें तो आपको खुद ब खुद एक इनर सेटिस्फेक्शन या अंदरूनी सेटिस्फेक्शन जो आपको जरूर हासिल होगी, और वो आपके स्ट्रेस को ज़रिए खत्म करने में जो है वो हेल्पफुल होगी। आपको ये एहसास आएगा पूरे दिन कि आपने किसी की मदद की। जी ज़ैनब, आपने जो इनर सेटिस्फेक्शन की बात की है ना, ये माशाल्लाह से काफ़ी मतलब काबिल गौर बात भी है। लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि हम लोगों की ज़िंदगियाँ जो स्ट्रेस में जा रही है ना, उसका मेन कॉज ही यही है। हमें वो ज़ाहिरी तौर पे तो हमें ये दिख रहा है कि हम पता नहीं भाई, हमें तो काम इतना दे दिया गया है, हम पे लोड इतना है, इसलिए हमें स्ट्रेस हो रहा है। लेकिन अगर आप बिल्कुल गहराई से देखें मामलात को, तो वजह ये है कि हम लोगों की इनर सेटिस्फेक्शन खत्म हो गई है। हम जिंदगी में कोई एक ऐसा काम नहीं करे जो एक इंसान की रूह को, जिसको मैं स्पिरिचुअल हेल्थ पे हम खुद ब खुद आ गए। आपने माशाल्लाह से बात को इतने अच्छे तरीके से आगे लेके आए कि आप स्पिरिचुअल हेल्थ पे आप खुद आ गई कि ये चीज देखें कितनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी इनर सेटिस्फेक्शन, इनर का मतलब ही यही है कि आपकी रूह खुश नहीं है, जो कि हम फिजिकल बॉडी को खुश करने में लगे हुए हैं, हम अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनने में लगे हुए हैं, हम अच्छे से अच्छी एजुकेशन में लगे हुए हैं, लेकिन जो एक रूह की ग़िज़ा है, जिसको रूह की सेटिस्फेक्शन कहा जाता है, जो कि पॉजिटिव काम है आपके, जो कि अल्लाह ताला ने हमें बताए हैं, जो कि हमारे क्रिएटर ने हमें बताए हैं कि हमें इस तरीके से जिंदगी गुजारनी है, ह्यूमैनिटी की हेल्प करनी है, तो हमने उन सब चीजों को छोड़ दिया है। हम सिर्फ अपना सोच रहे हैं, अपना सोच रहे हैं, तो रिजल्ट में क्या होगा? रिजल्ट में यकीनी तौर पे यही होगा कि हम स्ट्रेस के पेशेंट हो जाएंगे, हम डिप्रेशन के पेशेंट हो जाएंगे, और हमारी जिंदगियों से खुशी का एलिमेंट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ये चीज आपने बिल्कुल सही, और आपने माशाल्लाह से कुरान का भी हवाला दिया, तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि आप अपनी रूह की जो ग़िज़ा है, रूह की न्यूट्रिशन है, उसको अपनी लाइफ में लेके आए, तो खुद ब खुद स्ट्रेस जो है वो इंशाल्लाह मैनेज होने लगेगा, और आपको एक हैप्पी जिंदगी में एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी। जी ज़ैनब। जी, बेसिकली रूह की ग़िज़ा की आपने बहुत ही अच्छा बात की। वो यही है कि अगर हम स्पिरिचुअली भी पढ़ें और हम कुरान से भी पढ़ें, और वैसे भी मैंने क्योंकि मैं बहुत सारी रीडिंग्स बुक्स भी इंटरनेशनल जितने भी ऑथर्स हैं उनको भी मोटिवेशन, उनकी भी यही होता है कि आप ज़िंदगी का मकसद जो है वो अपने लिए काम करना नहीं है। वो ये है कि अगर आप दूसरों के लिए काम करेंगे तो आप खुद अपने आप को इतनी मोटिवेशन अपने अंदर जो है वो महसूस करेंगे कि उस मोटिवेशन की मदद से आप अपनी मंजिल को पा लेंगे। बेसिकली वो मोटिवेशन आती है दूसरों की हेल्प करने की। यही आपने बिल्कुल ठीक है कि यही हमें समझ, इसीलिए हमारी जिंदगी में स्ट्रेस जो है वो आता जा रहा है। और हम, क्योंकि हम अपने पे काम करें, दूसरों पे काम, आप अपने पे जरूर काम करें, और जो स्किल आपके पास है उसको आप बांटना शुरू कर दें, तो आप जो है वो बांटने से जो है वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको हमेशा हर चीज देने वाला बनाएगा, और आपके कामों में और इस पे ही बरकत जो है वो जरूर डालेगा, और स्ट्रेस ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएगा। अच्छा, महविश लास्ट क्वेश्चन करूंगी कि आप जैसे योगा इंस्ट्रक्टर हैं, तो योगा पे थोड़ा सी तरफ आते हैं कि एक तो आप थोड़ा सा, योगा तो अब काफी कॉमन हो गया, लेकिन थोड़ा सा अगर योगा को आप 2-3 लफ्जों में बता दें कि योगा जिनको नहीं मालूम उनके लिए क्या होता है, और दूसरा योगा किस तरीके से डिफरेंट है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या कार्डियो से, क्या चीज इसकी डिफरेंट है, तो उसको एक अलग कैटेगरी में हम लेकर आते हैं। जी ज़ैनब, मैं कुछ लफ्ज़ों में ही बताना चाहूँगी, आपको इसका आंसर करना चाहूँगी, और आपके दोनों सवालों का एक ही में जवाब है कि योगा को मैं किस तरह से लेती हूँ और ये किस तरह से डिफरेंट है दूसरी एक्सरसाइजेज से। कि मैं योगा को एज एन थेरेपी, जो हम होलिस्टिक हेल्थ कंसल्टेंसी के अंदर मैं जो यूटिलाइज कर रही होती हूँ, यूज़ कर रही होती हूँ, वो इसलिए कि योगा जो है वो 3 लेयर्स पे काम कर रहा होता है, स्पिरिचुअल बॉडी, आपकी मेंटल बॉडी और फिजिकल बॉडी के ऊपर भी। इसकी जो टेक्निक्स हैं वो तीनों लेयर्स पे काम करती हैं। जब जब पेशेंट हमारे पास आता है तो वो, उसको फील होता है कि वो सिर्फ हम उसको योगा कर, आप लोगों ने जो नॉर्मल योगा देखा होगा वो सिर्फ मूव, उसके पोस्चर्स देखे होंगे ना, कि वो पोस्चर कर रहे हैं, उल्टे हो गए, टेढ़े हो गए, फ्लेक्सिबल इतने ज्यादा है, वो सारी चीजें योगा है। वो योगा है, लेकिन वो सिर्फ फिजिकल लेयर का योगा है कि आप अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन कर रहे हो, आप माइंड को उसके अंदर एंगेज करते हो ब्रीदिंग के जरिए, कि हम उसमें ब्रीदिंग के कुछ ऐसे पैटर्न्स, ब्रीदिंग की कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज करते हैं कि जिससे आपका माइंड भी कनेक्ट हो जाता है, यानी कि आपकी बॉडी और आपके माइंड का कोऑर्डिनेशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है, बहुत जबरदस्त हो जाती है। और फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है, जब इंसान अपने आप को समझने लगता है, वो खुद ब खुद
ایک اپنی اسپرچل پاتھ پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. جب اس کی اپنی باڈی سے دوستی ہوتی ہے, جب اس کے اپنے مائنڈ سے دوستی ہوتی ہے, تو وہ خود بخود اپنے اسپرچل پاتھ پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. جبکہ دوسری ایکسرسائزز میں زیادہ تر آپ کے فزیکل باڈی پہ کام کر رہی ہوتی ہیں, فزیکل آپ کی اسٹرینتھ کے اوپر, یا زیادہ سے زیادہ مینٹل لیول کو بھی وہ تھوڑے حد تک ٹچ کرتی ہیں. بٹ یوگا میں بہت ڈیپلی ہم مائنڈ لیئرس پہ جا کے کام کرتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے ڈفر کرتا ہے, اور میں یوگا کو ایسے یوز کرتی ہوں فار 3 layers تھراپی. اگر کوئی یوگا خود گھر میں مطلب کوئی اگر افورڈ نہیں کر سکتا, کسی کے پاس یوگا تھراپی جائے اور مطلب پے کرے, تو وہ گھر میں کس طریقے سے کون سی یوگا کی ایکسرسائز ہے, کون سے ایسے فورمز ہیں آن لائن جا کے کہ وہ بگننگ میں جو ہے وہ خود کر سکے, تاکہ اگر وہ کسی اسٹریس کے اس میں ہے تو وہ خود اپنے آپ کو یوگا کے تھرو ہیل بھی کر سکے. دیکھیں زینب, جو یوگا کی بریتھنگ ایکسرسائز ہیں وہ تو آج کل یوٹیوب پہ, گوگل پہ, جس کو شوق ہوگا وہ جا کے سرچ کر کے اور بہت بہترین طریقے سے سیکھ کر, بٹ میں اس میں یہ بات ضرور ایڈ کروں گی کہ سیکھیں اس کو پھر پراپر طریقے سے. یہ نہیں کہ آپ نے کچھ دیکھ لیا اور پریکٹس کرنے بیٹھ کے. جب آپ کو خود سے سوال کریں کہ کیا آپ اس قابل ہو گئے کہ اس ایکسرسائز کو کر سکتے ہیں, اگر آپ کو تو یہ کال آتی ہے کہ آپ کر سکتے ہیں اور بالکل ریئل کال آتی ہے, تو آپ پھر بریدنگ ایکسرسائز کیجیے. ادروائز جہاں تک بات آتی ہے یوگا کے پوسچرز کی, تو اس میں جو ہے وہ تھوڑی سی سینسٹیوٹی ہوتی ہے, تو میں ایڈوائز نہیں کرتی کہ آپ کسی بھی ٹیچر کے بغیر جو ہے اس کو کریں. اور یوٹیوب سے دیکھ کے کرنا, جو بیسک ہتھا یوگا کے پوزز ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں, جس کے اندر سن سیلوٹیشن جس کو اکثر کہا جاتا ہے, سوریہ نمسکارا, لیکن میں اس کو فلو یوگا کہتی ہوں. لیکن آپ کو یوٹیوب میں سن سیلوٹیشن کے نام, اس میں جو 12 ایکسرسائزز ہیں وہ کافی سمپل ہیں. اگر وہ بھی آپ سیکھ جاتے ہیں یوٹیوب سے اور کرنا, تو آپ صرف اس کو کیجیے, بریدنگ ایکسرسائزز کیجیے اور اس کو کیجیے. کوئی بھی ایڈوانس لیول کا یوگا گھر پہ کرنے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ وہ آپ کو نقصان کر سکتا ہے. گھر پہ اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ بریدنگ ایکسرسائزز دیکھ کر کر سکتے ہیں بغیر کسی ٹیچر کے, بٹ خود کو ٹیچر سمجھ کر سیکھنے کے بعد, کیونکہ کبھی کبھی بریدنگ ایکسرسائزز بھی اگر غلط کر لی جائیں تو وہ آپ کی پوری باڈی کی انرجی کو گڑبڑ کر سکتی ہیں. تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں, بٹ کوشش پھر بھی میں یہی کہوں گی کہ کسی ٹیچر کے سامنے ہو, کیونکہ یوگا بڑا سینسیٹیو میٹر ہے, بہت باریکیاں ہوتی ہیں اس کے اندر, جو کہ آپ کو بہت اچھے سے ہیل بھی کر سکتی ہے اور جو کہ نقصان بھی دے سکتی ہے. سم ٹائمس کسی پیشنٹ کے لیے کوئی یوگا بہتر نہیں ہوتا, تو وہ اگر کر لے وہ تو اس کے لیے نقصان دہ ہو جائے گا, تو اس کے لیے پھر ایک ٹیچر ہی آپ کو بتا سکتا ہے. جی زینب. جی مہوش, آپ نے یہ بہت اچھا کہا کہ اگر کوئی کرنا چاہ بھی رہا ہے تو بالکل انیشیل اسٹیج پہ بریدنگ وہ بھی بہت دیکھ کے کرے, اور ورنہ پھر کسی تھراپسٹ سے ہی جو ہے وہ کنسلٹ کرے, اور پراپرلی ان کو اگر کوئی پرابلم نہیں بھی ہے تو ان کو وہ ظاہر بات ہے ان کی ایک پوری جو ہے ہسٹری کی طرف لینے کے بعد ہی جو ہے وہ ان کو گائیڈ کر سکتی ہے کون سی ایکسرسائزز جو ہے وہ ان کو کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ہی مہوش, میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی کہ آپ میرے سیشن میں آئے اور آپ نے بہت ہی اچھی انفارمیشن جو ہے میرے ویورز سے شیئر کی. جی ویلکم زینب. مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ آنا, لوگ سنتے ہیں, اور اتنے لوگوں میں سے اگر کوئی, آپ یقین کریں, کوئی اگر 1000 لوگ ہمارا پروگرام دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں, اس میں سے کوئی ایک بھی انسان اس سے کوئی فائدہ اگر اسے مل جاتا ہے, تو سمجھے آپ کی اور میری جو ہے نا سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ اس میں سے کسی ایک انسان کو بھی فائدہ پہنچے. تو بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ کی اور ہماری اس محنت کو یا پھر اس وقت کو اللہ پاک کسی نہ کسی کے لیے ہیلپ فل بنا دے اور فروٹفل بنا دے. اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آ کے آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کر سکوں. جی زینب. جی ویورز, تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ زینب کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ایکسائٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گی اس پروگرام میں. اللہ حافظ ویورز.